Hello friends, welcome to my YouTube channel प्रोफेसर पराग पटेल। आज हम बीकॉम सेम 6 उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। अकाउंट में चैप्टर नंबर 4 कैपिटल बजटिंग है आपका। अब ये चैप्टर क्या है सर, उसका मीनिंग क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मीनिंग, भाई कैपिटल बजटिंग क्या है, उसका मीनिंग समझते जाओ। कैपिटल बजटिंग इज अ वन काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म डिसीजन। तो भाई कैपिटल बजटिंग है क्या? इट्स अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। डिसीजन टू टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। और बिजनेस में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं नॉर्मली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कैपिटल बजटिंग क्या है सर, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। लंबे समय के लिए हमें डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट, इन विच हाउ मच टू बी इन्वेस्ट in most efficient capital assets for long run activity is decide। तो डिसीजन लेना है वो फाइनल है, लेकिन वो डिसीजन क्या लेना है, क्या डिसाइड करना है। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं? फर्स्ट जो मैंने पहले बताया, इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन है। इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे वो कहाँ पे करना है सर? वो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एसेट्स में होता है, और वो भी कैसी एसेट्स? कैपिटल एसेट्स। हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं एसेट्स में, तो जो भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है वो एफिशिएंट होना चाहिए। सो एफिशिएंट। अब ये सर एफिशिएंट क्या है? हमें मालूम है कि अगर कोई एसेट्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाला नहीं है, तो हम उसको एफिशिएंट एसेट्स नहीं बोलेंगे। तो एफिशिएंट एसेट्स क्या है? जो फ्यूचर में मोस्ट प्रॉफिटेबल हो हमारे लिए। इसीलिए यहाँ पे जो आप मीनिंग लिखेंगे सो वर्ड याद रखना है, एफिशिएंट कैपिटल एसेट्स। आगे क्या था? लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म तो पहले बता दिया था, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, वो हमें डिसाइड करना है। अब ये कैपिटल एसेट्स, उसके अलग अलग नाम हैं, चलो वो समझ लो। कैपिटल एसेट्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। कैपिटल एसेट्स मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हम एक्सपेंस करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो करना है वन काइंड ऑफ एक्सपेंस है, लेकिन वो लंबे टाइम के लिए, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंस बोला जाएगा। उसी का दूसरा नाम है फिक्स एसेट्स। ये सबको मालूम है, फिक्स एसेट्स सबको मालूम है। अब फिक्स एसेट्स कौन से होती है? लाइक प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। सो ये सब जो कैपिटल एसेट्स वर्ड यूज हुआ है उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसी को हम फिक्स एसेट्स बोलते हैं, और लाइक ये सब नाम हमें मालूम है। नाउ थर्ड सेंटेंस क्या है मीनिंग का? सो दैट इन्वेस्टमेंट
will most beneficial for long term। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मोस्ट बेनिफिशियल। जो भी हम कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो एफिशिएंट कब कहेंगे, जब हमें फ्यूचर में उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। दैट मीन्स मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट प्रॉफिटेबल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया कैपिटल बजटिंग का प्रॉपर मीनिंग। इन शॉर्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, कौन से वर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए। एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है सर, दूसरा एफिशिएंट कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, एंड थर्ड जो सेंटेंस है उसमें से वर्ड याद रखना है मोस्ट बेनिफिशियल, मोस्ट बेनिफिशियल। After the understanding meaning of capital budgeting, we are discuss a very important second topic, second point of this chapter। क्या है टॉपिक? जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं सर? फ्यूचर में उसका अच्छा रिटर्न हमें वापस मिले। तो ये जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पॉइंट्स है, वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। समझते हैं कैसे समझना है ये साइकिल, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने थोड़ा ड्राइंग कंसेप्ट में ड्रॉ करके दिया है, एक एक पॉइंट समझते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट मेड इन कैपिटल एसेट्स, सर हमें मालूम है, आपने मीनिंग में बता दिया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल एसेट्स में होता है। कैपिटल एसेट्स क्या है सर? कैपिटल एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जिसको हम फिक्स एसेट्स बोलते थे, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले थे, वही पॉइंट यहाँ फिर से रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है मैंने कैश आउटफ्लो वन टाइम। अब ये क्या है? जब भी कोई बिजनेस हम नया स्टार्ट करते हैं उस वक्त जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, सो कैपिटल इज अ वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो वन टाइम होता है नॉर्मली। और उससे जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कैश हमारे पास आएगा नहीं सर, कैश हमारे पास से जाने वाला है। तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो बोलेंगे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम उस वक्त कैश हमारे पास से चले जाने वाली है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? कैश आउटफ्लो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये फर्स्ट स्टेप है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये स्टेप वन है। स्टेप वन क्या है सर? एसेट्स में, कैपिटल एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं कि सर उसमें से हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स प्रोडक्ट जो भी हम मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं उसका प्रोडक्शन करने वाले हैं। स्टेप टू, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्टार्ट। अब मेरे पास प्लांट है, मशीनरी है, लैंड, बिल्डिंग और भी बहुत एसेट्स होती है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। उन सब का यूज़ करके अब मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। अब प्रोडक्शन में क्या है? जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके बेस पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट एक्सपेंस भी उसके रिगार्डिंग करने पड़ते हैं। अब ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर है। सर कैसे कैसे एक्सपेंस होते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड लाइक मटीरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस। विदाउट मटीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने नहीं वाला। मटीरियल है लेकिन काम कौन करेगा? वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स सेकंड एक्सपेंस वेजेस होता है। और अदर एक्सपेंसेस में बाकी सब एक्सपेंसेस हो गए।
फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सभी एक्सपेंस आ गए। तो स्टेप 2 प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे बाजू में क्या लिखा है, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल बजट उसकी डेफिनेशन में बता दिया था, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लंबे समय के लिए होता है। जब भी हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं वो 1 ईयर के लिए नहीं होता है, मोर देन 1 ईयर होता है। लंबे समय तक ये प्रोडक्शन चालू रहेगा तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। सो स्टेप 1 था इन्वेस्टमेंट। स्टेप 2 प्रोडक्शन हमें स्टार्ट करना था। अब प्रोडक्शन स्टार्ट करने से स्टेप 3 अराइज होता है, क्या होता है, डेप्रीसिएशन अराइज ऑन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग। सो जो भी फिक्स एसेट्स है उस पर एवरी ईयर डेप्रीसिएशन लगता है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से प्रोडक्शन नॉर्मली प्लांट मशीनरी पे होता है तो उसका डेप्रीसिएशन लगेगा। फिर जो भी बिल्डिंग में प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी फैक्ट्री में हो रहा है उसका डेप्रीसिएशन लगेगा। और भी डेप्रीसिएशन आते हैं एसेट्स के जैसे कि फर्नीचर का डेप्रीसिएशन, व्हीकल का डेप्रीसिएशन। तो प्रोडक्शन के साथ ये रिलेटेड एक्सपेंस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप था डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन में है क्या, ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में एसेट्स का यूज हम करने वाले हैं तो ऑब्वियसली डेप्रीसिएशन उस पर लगने वाला है। अब बाजू में यहाँ पर जो लिखा है वो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, हमें मालूम है, लेकिन याद रखना है डेप्रीसिएशन इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्यों लिखा, डेप्रीसिएशन से ओनली बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट इज डिक्रीज। तो जब भी हम नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं ईयर बाय ईयर, आपको मालूम है सर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड डेप्रीसिएशन होता है। डेबिट साइड का मीनिंग होता है एक्सपेंस, तो प्रॉफिट कम आएगा। लेकिन बट कैश इज नॉट डिक्रीज, कैश पर कोई इफेक्ट होगा नहीं। सो डेप्रीसिएशन याद रखना है, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट कम होगा, कैश कम कभी होगी नहीं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब आगे प्रोडक्शन सर स्टार्ट किया था, प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, सेल। सो स्टेप 4 क्या है, सेल ऑफ प्रोडक्शन, रेवेन्यू इनकम जनरेट। तो इन्वेस्टमेंट जो हम करने वाले थे, जो किया था, उसका हमें फल, उसका रिटर्न ये स्टेप 4 में मिलेगा। इतने सालों तक जो हमने मेहनत की थी, जो हमने खेती उगाई थी, उसका फल अब हमें मिलेगा स्टेप 4 में। तो स्टेप 4 कुछ भी नहीं है, जो प्रोडक्ट है उसका जितना भी प्रोडक्शन किया है उसका हम सेल्स करने वाले हैं और सेल्स करने से हमें मिलेगा रेवेन्यू इनकम बोलते हैं जिसको। अब यहाँ पे क्या लिखा है समझना, इनकम विल बी स्टार्ट ईयर बाय ईयर। प्रोडक्शन 1 साल का तो होता नहीं है, बहुत सालों तक प्रोडक्शन प्रोसेस चलती है। हर साल एवरी ईयर जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका सेल होगा, तो ये जो भी इनकम है हमें ईयर बाय ईयर मिलने वाली है। हाँ, वो फिक्स होता नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज उसमें चेंजेस हो सकता है, लेकिन वो इनकम ईयर बाय ईयर मिलेगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, कैश इनफ्लो। जो आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कैश आउटफ्लो बताया था और यहाँ पे मैंने कैश इनफ्लो बताया। पहले ही आपको मालूम है सर हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, अगर उसका रिटर्न हमें नहीं मिलने वाला तो इन्वेस्टमेंट कभी नहीं होगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न अब मिलेगा। सो 2 वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, वो भी ईयर बाय ईयर मिलने वाला है। स्टेप नंबर 5, ये जो भी स्टेप 1 टू स्टेप 4 था
उसके लिए देखो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कोई एक ही प्लांट मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट होगा नहीं है। प्रोडक्शन करने के लिए अलग अलग टाइप की प्लांट मशीनरी होती है, अलग अलग प्रपोजल होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। सब में इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। जैसे कि हर मोबाइल उसका प्राइस सेम नहीं होता है, तो हम कौन सा मोबाइल परचेस करेंगे वो हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, समझते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं कि ये मोबाइल हमें परचेस करना है। सेम द वे जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया सर कि प्रोजेक्ट तो बहुत है, ऑप्शंस बहुत है इन्वेस्टमेंट के, कौन सा प्रपोजल, कौन सा प्रोजेक्ट आप पसंद करेंगे, उसको फाइनल करेंगे, यस इसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो डिसाइड करने के लिए मेथड्स चाहिए। अलग अलग मेथड से, ऑथेंटिक मेथड्स बोलते हैं, जिससे आपका डिसीजन बहुत इजी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। सो स्टेप 5 है इवैल्यूएट प्रोजेक्ट बाय डिफरेंट मेथड्स। इवैल्यूएट करना है जो भी प्रोजेक्ट्स 6 ऑप्शन है उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि हमारा कैपिटल इंक्रीज होना चाहिए, कैपिटल कभी कम होना नहीं चाहिए। कौन सी मेथड्स हो सकती है? फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर टोटल 5 मेथड्स बताई है। पेबैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड नंबर 5 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो ये बेसिकली अलग अलग 5 मेथड्स है जिस पर पूरा कैपिटल बजटिंग चैप्टर डिपेंड्स है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस होगा वो मेथड्स के लिए है। सो उसको प्रॉपरली अच्छी तरह से समझना। अब हम कैपिटल बजटिंग जिसका हमें डिसीजन लेना है, वो डिसाइड करने की कौन सी मेथड्स है, उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होगी, वो एक एक मेथड डिस्कशन शुरू हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट मेथड मैंने बताया है पे बैक टाइम, अदरवाइज पे बैक पीरियड भी हम बोलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर मेथड है एंड समझने में भी बहुत इजी है। क्या है मेथड? पेबैक टाइम। आज मैंने आपको जो भी पे किया वो आप मुझे कितने टाइम में वापस करने वाले हो उसको बोलेंगे पे बैक, उसका टाइम। यही हमें बिजनेस में अप्लाई करना है। बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो उस वक्त इन्वेस्टमेंट वो हमारा कैश आउटफ्लो है, दैट मीन्स उस वक्त हमने पे किया बिजनेस को। बिजनेस में से ईयर बाय ईयर हमें वो पेमेंट वापस मिलेगा। कैसे? इन द सेंस ऑफ सेल्स। सेल्स होने के बाद रेवेन्यू इनकम जनरेट होता है। तो एक साथ अमाउंट नहीं मिलेगी, ईयर बाय ईयर थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमें वापस मिलेगा। तो पेबैक टाइम कुछ भी नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें कितने टाइम में, कितने समय में वापस मिलेगा उसको बोलेंगे पे बैक टाइम। नॉर्मली पे बैक टाइम उसका आंसर टाइम में होगा, वो आपको पता चल गया, उसकी मेथड के नाम में ही लिखा है टाइम। अब ये जो टाइम लिखना है ना, वो लिखने का सिस्टम अलग अलग है। 2 अलग अलग मेथड से आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं। एक ईयर्स में, जैसे कि मैंने लिखा है 3.5 ईयर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मुझे 3.5 ईयर में पूरा वापस मिल जाएगा। अब कितना इन्वेस्टमेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने टाइम में वापस मिलेगा। पेबैक टाइम क्या है? 3.5 ईयर्स। तो ये जो आंसर है पूरा ईयर्स में लिखा है, उसको थोड़ा अलग तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? 3 ईयर्स एंड 6 मंथ। आपको मालूम है सर
1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अब 0.5 मीन्स हाफ, 12 का हाफ होता है 6 मंथ, तो आप 3.5 ईयर्स बोलो तो भी सही है, और 3 ईयर्स एंड 6 मंथ बोलेंगे तो भी सही है, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। सो पे बैक टाइम, उसका मीनिंग, कंसेप्ट क्लियर। अब सम कैसे सॉल्व करना है सर? आफ्टर ऑल तो हमें एग्जाम में सम लिख कर आना है, तो सम वर्किंग करने का प्रोसेस, पहले मुझे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताना है, कितना इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, माइनस नेट कैश फ्लो ऑफ ब्लैंक ईयर्स। ब्लैंक ईयर्स मीन्स 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, डिपेंड्स ऑन सम। जो भी अमाउंट होगा वो हम यहाँ पर माइनस करना है। तो ये कैश आउटफ्लो है, और जितना हमें ईयर बाय ईयर कैश मिला, कैश इनफ्लो, वो यहाँ से माइनस करना है। नेक्स्ट अमाउंट जो भी बाकी है उसको उसके सामने लिखेंगे रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, अभी ये पेमेंट हमें लेना बाकी है, डिवाइड बाय नेट कैश फ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जितना भी कैश फ्लो होगा, सपोज आपने 2 ईयर्स का टोटल ऊपर बताया तो 3rd ईयर नेक्स्ट हो गया। अगर ऊपर आपने 3 ईयर्स का टोटल बताया तो 4th ईयर नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट का मीनिंग कैसे यूज़ करना है समझो। डिवाइड होने के बाद जो भी आंसर मिलेगा वो नेक्स्ट ईयर का टाइम है। तो ये पेबैक टाइम, पेबैक पीरियड की वर्किंग कैसे करेंगे, सम्स में हमें इस प्रोसेस में रूल अप्लाई करना है। नाउ सेकंड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कोई भी बिजनेस में जब भी इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिटर्न कितना परसेंटेज मिलेगा हमें, वो देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको मालूम है हम बैंक में एफडी रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट, जिस पर ईयर बाय ईयर 7%, 8%, 6% डिपेंड्स ऑन बैंक रूल्स, वो हमें रिटर्न मिलता है। तो रिटर्न क्या है? जितना इन्वेस्टमेंट किया उसमें कितना ऐड होकर आपको वापस मिलेगा, उसको बोलते हैं रिटर्न। तो रिटर्न भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, प्रपोजल ए, प्रपोजल बी। प्रपोजल ए में मुझे मालूम है कि उसमें मुझे रेट ऑफ रिटर्न, जो मुझे इन्वेस्टमेंट करता हूँ उसका रिटर्न 10% मिलने वाला है ए में, लेकिन बी उसका रेट ऑफ रिटर्न है 5%। तो ऑब्वियसली मैं ऑप्शन ए सिलेक्ट करूँगा, क्यों? उसका रेट ऑफ रिटर्न सर ज़्यादा है। सो सेकंड मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो मेथड है ना, उसमें एक फॉर्मूला यूज़ करना है, कुछ ज़्यादा वर्किंग नहीं करना है, एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? एवरेज नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। भाई इंटू 100 क्यों किया? परसेंटेज में आंसर फाइंड करना है, रेट, सो ऑलवेज इंटू 100 करेंगे तभी आंसर परसेंटेज में मिलेगा। अब यहाँ पे ऊपर जो लिखा था एवरेज नेट प्रॉफिट, एक्चुअली एवरेज नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है समझो। एवरेज नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो भी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसका टोटल करना है। टोटल मीन्स 2 ईयर्स होगा तो 2 ईयर्स का टोटल, 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स का टोटल, सभी ईयर्स का टोटल बताना है, डिवाइड बाय ईयर्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, जो भी होगा। तो ये एवरेज नेट प्रॉफिट हो गया। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे फाइंड करेंगे सर? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। मेथड नंबर 3, नेट प्रेजेंट वैल्यू। You can see that net present value। क्या है ये मेथड? प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पर हमें फोकस करना है प्रेजेंट वैल्यू पर। हम सबको मालूम है कि आज जो 1 रुपीज़ का परचेजिंग पावर है, 1 रुपीज़ का आज के दिन का जो परचेजिंग पावर है, वो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वही 1 रुपीज़ में
हम उतना ही चीज़ आज जो परचेज कर रहे हैं वो आफ्टर 1 ईयर परचेज नहीं कर सकते। आपको पता है ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इन्फ्लेशन सर ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता है, तो उसके कारण से, उसके रीज़न से क्या होता है, जो रुपीज़ है उसका परचेजिंग पावर कम होता जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो पेट्रोल सबको मालूम है सर, व्हीकल्स चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। पहले के टाइम में क्या था, 100 रुपीज़ में 2 लीटर आते थे पेट्रोल, बराबर 2 लीटर पेट्रोल आता था। लेकिन आज 100 रुपीज़ में 2 लीटर पेट्रोल मिलने वाला है? नहीं सर, 2 से कम हो गया। क्यों सर? पेट्रोल का प्राइस ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जाता है, इन्फ्लेशन होता है उसमें। तो ये जो थर्ड मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये रुपीज़ के पावर के साथ रिलेटेड है। तो ये मेथड में याद रखना है, जब भी ये हम मेथड का सम सॉल्व करेंगे उसमें सम्स में आपको डिस्काउंटिंग रेट दिया होगा। डिस्काउंटिंग रेट मैं लिख रहा हूँ, समझना। डिस्काउंटिंग, अब ये डिस्काउंटिंग रेट क्या है? डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन। नॉर्मली परसेंटेज में होगा 10%, 12%, 15%, बराबर कोई भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितना जल्दी से बढ़ रहा है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग रेट पर डिपेंड्स है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों फाइंड करना पड़ता है कि आज जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है उसका जो रिटर्न मिलने वाला है प्रेजेंट में ये है, लेकिन फ्यूचर में उसका कितना वैल्यू होगा, उसका परचेजिंग पावर कितना होगा, उसके लिए ये मेथड यूज़ करना है। वर्किंग बहुत सिंपल है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करना है? टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो भी कैश फ्लो है, कैश फ्लो मीन्स कैश इनफ्लो, जो हमें ईयर बाय ईयर जो प्रॉफिट मिलेगा उसको मुझे डिस्काउंट करना है, उसका टोटल है ये, माइनस जो भी इन्वेस्टमेंट किया मैंने। डिफरेंस जो आएगा उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो भी डिफरेंस आया वो उसका इन्वेस्टमेंट का नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें मिलेगा, इतना हमें सर प्रेजेंट में नेट प्रॉफिट होने वाला है, डिपेंड्स ऑन डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब उसी के साथ रिलेटेड मेथड है, बराबर। नेट प्रेजेंट वैल्यू उसका ही भाई प्रॉफिटेबली इंडेक्स है, उसका ही भाई प्रॉफिटेबली इंडेक्स है, प्रॉफिटेबली इंडेक्स। यहाँ पे देखो फॉर्मूला बहुत इजी है, टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। ऊपर टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो था, यहाँ पर भी है, इन्वेस्टमेंट ऊपर भी था, यहाँ पर भी है, लेकिन ऊपर इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिवाइड करना है। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबली इंडेक्स दोनों एक साथ चलने वाली मेथड है, दोनों का कंसेप्ट बेस सेम ही है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर चलने वाला है, डिस्काउंटिंग रेट पर चलेगा। डिस्काउंटिंग रेट नॉर्मली परसेंटेज में होता है। सो लास्ट एंड फाइनल मेथड, मेथड 5, नाम क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर भी आपको मालूम पड़ना चाहिए, इसका फाइनल आंसर परसेंटेज में ही आएगा। इंटरनल रेट दैट मीन्स कंपनी के अंदर ही जो भी प्रॉफिट लॉस है, जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है, उन सब का यूज़ करके जो हमें रिटर्न मिलता है उसको बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला समझना, HR OR डिवाइड बाय OR प्लस UR इंटू HR माइनस LR। कैसे वर्किंग करना है?
क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की फॉर्मूला, समझते जाओ। HR प्लस ऊपर लिखना है OR, डिवाइडेशन में OR प्लस UR, ब्रैकेट में HR माइनस LR। सर ये OR, LR, UR, HR है क्या? डोंट वरी डियर स्टूडेंट्स, समझो। HR बोले तो हायर रेट, LR बोले तो लोअर रेट। जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके पास होगा, डिस्काउंटिंग रेट 10%, 15%, 20%, तो उसमें से हायर रेट, लोअर रेट डिसाइड करना है। फिर OR का मीनिंग ओवर रिकवरी एंड UR अंडर रिकवरी। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये मेथड में एक फॉर्मूला यूज़ करना है और उसका आंसर ऑलवेज परसेंटेज में ही आने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, वी आर डिस्कस अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने वाले थे बिजनेस में, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसका रिटर्न हमें ईयर बाय ईयर ऑन अ रेगुलर बेस पर मिलने वाला है वापस, इन द सेंस ऑफ सेल्स। तो प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, ईयर बाय ईयर ये प्रोसेस चलने वाली है। सभी ईयर में ईच ऑन एवरी ईयर सेम अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा ज़रूरी नहीं है। तो ये वर्किंग प्रॉफिट के लिए है। कैसे वर्किंग करना है, फोकस करना, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो ऑब्लिक प्रॉफिट। अब नेट कैश फ्लो उसको शॉर्ट में हम NCF बताएंगे, मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन। कैसे अमाउंट फाइंड करेंगे? पहले मुझे बताना है सेल्स में से जो भी बिजनेस के साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड एक्सपेंस है, लाइक मटेरियल, वेजिस, अदर एक्सपेंस, वो माइनस कर दो। माइनस होने के बाद मुझे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स मिलने वाला है। नोटिस करना क्या बिफोर लिखा है, डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। तो पहले मुझे डेप्रीसिएशन माइनस करना है, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। उसमें से मुझे टैक्स माइनस करना है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा इजी है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब डेप्रीसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, पहले डिस्कस हो गया था। नॉन कैश दैट मीन्स डेप्रीसिएशन का प्रॉफिट पर इफेक्ट होता है, प्रॉफिट कम होता है डेप्रीसिएशन से, लेकिन कैश पर कोई इफेक्ट होता नहीं है। दैट मीन्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन बोलेंगे डेप्रीसिएशन को। अब यहाँ पे थोड़ा क्लियरली समझना, डेप्रीसिएशन यहाँ पर मैंने माइनस किया था और लास्ट में आपको डेप्रीसिएशन प्लस करना है। कंफ्यूज मत हो, सर ऐसा करेंगे तो माइनस भी नहीं करना है, प्लस भी नहीं करना है, आंसर में क्या चेंज होगा? नोटिस करना प्रॉब्लम कहाँ पर होगा? टैक्स में। टैक्स हमारा इनकम नहीं है, टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसकी अमाउंट मोर आएगी। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा है तो टैक्स का अमाउंट मोर आएगा और टैक्स तो गवर्नमेंट ले जाएगी, तो हमारे बिजनेस का लॉस हो जाएगा फिर। तो याद रखना है, टैक्स के लिए डेप्रीसिएशन माइनस करना बहुत ज़रूरी है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसकी सही अमाउंट फाइंड करनी है तो डेप्रीसिएशन कंपलसरी माइनस करना है। हाँ, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रीसिएशन यहाँ पे नोटिस करना, ये प्लस है, डेप्रीसिएशन प्लस करना है, प्लस होने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीसिएशन मिलेगा। देख लो, यही मैंने सेंटेंस ऊपर लिखा था और यही सेंटेंस नीचे भी लिखा है, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NCF, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो क्या है? एवरी ईयर हमारे ऑन हैंड कितना कैश आएगा, हमारे पास सेल्स में से कितना कैश बचने वाला है, उसको बोलेंगे नेट कैश फ्लो। और नेट प्रॉफिट अलग चीज़ है जो बिजनेस के साथ रिलेटेड है। बिजनेस में से मुझे कितना प्रॉफिट मिला तो उसके लिए डेप्रीसिएशन माइनस होगा,
लेकिन नेट कैश फ्लो फाइंड करना है तो याद रखना है डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। सो आई होप आज जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए कैपिटल बजटिंग में सबको पता चल जाया होगा। अगर सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग उसका प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, साइकिल क्या है, कौन सी मेथड्स यूज़ करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग में, एज वेल एज प्रॉफिट का वर्किंग कैसे होगा, ये सब कुछ आज हमने डिस्कस कर दिया। तो जब भी आपको टाइम मिले ये वीडियो बार बार देखा करो। तो जब भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न हो ये वीडियो डेफिनेटली देखते रहो, और ये वीडियो को, ये यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और पॉसिबल हो तो आपके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी करो, बराबर, जो ये चैप्टर का कंसेप्ट समझ सके। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स। भारत माता की जय।